सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी। और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं, क्लास 12 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रुप नंबर 15। और इस ग्रुप नंबर 15 में कल के क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में, हम एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसा हमको मालूम है कि फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है फास्फोरस, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है। उसमें एक है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस और तीसरा ब्लैक फास्फोरस। एलोट्रॉप्स की भी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर दिया है, उस आप वीडियो को देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पिछले क्लास में हम इस व्हाइट फास्फोरस के बारे में एक्सप्लेन कर चुके। एक छोटा सा रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, उसको मैं बता देता हूं व्हाइट फास्फोरस के लिए, उसके बाद हम रेड फास्फोरस पर आएंगे। व्हाइट फास्फोरस के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाइट फास्फोरस is more reactive. Why white phosphorus is more reactive? आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जितने भी नॉन सॉलिड हैं, जानकार जितने भी सॉलिड हैं, उन सब में व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और ये रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है, कल के क्लास में भी हमने बताया कि व्हेन इट एक्सपोज्ड इन एयर इट्स रेडियली कैच फायर। जैसे इसको हवा में रखते हैं हम, आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ के ए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। तो हमारा अभी सवाल है कि व्हाई व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। तो आप इसका आंसर एक लाइन का दीजिएगा, उसको हम समझा रहे हैं बढ़िया से। ड्यू टू इट्स एंगुलर, समझा रहे हैं इसको, एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर where bond angle is 60 डिग्री 1, जहां पर इसका बॉन्ड एंगल केवल 60 डिग्री। अब आपको हम समझा रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर पर इसके रिएक्टिविटी डिपेंड करता है। इस व्हाइट फास्फोरस का भी फॉर्मूला होगा P4, और नाइट्रोजन 15 ग्रुप, इसके स्ट्रक्चर को जरा समझिए। P4 व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर को जरा समझिए। ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन के तरह इसके पास भी 3 बॉन्ड होगा। लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस के पास भी 3 बॉन्ड होगा, फास्फोरस के पास भी 3 बॉन्ड्स होंगे, और एक लोन पेयर होगा, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 3 बॉन्ड होगा, तो एक बॉन्ड से यह P जुट गया, एक बॉन्ड से यह P जुट गया, और एक बॉन्ड से यह P जुट गया। जरा ध्यान समझोगे, जैसे इसके पास आपने 3 बॉन्ड बनाया, इसके पास भी 3 बॉन्ड बनाइएगा, तो एक बॉन्ड यह हो गया, एक बॉन्ड इससे। सिमिलरली इसके पास भी 3 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड अगेन 3 बॉन्ड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ P4। ये P4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर हुआ P4 के पास,
यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो यह मात्र 60 डिग्री है, ओनली 60 डिग्री। अब एक कंसेप्ट जरा समझिएगा, आप बॉन्ड के बारे में वेस्पर थ्योरी पढ़ा होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। छोड़िए वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को, ये देखिए मान लीजिए कि यह एक कोई एटम है, इसके पास ये दो बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या होता है बाबू? इट इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये भी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो ये जितने नियर बाई होंगे इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। यानी ये चाहेगा क्या कि वैलेंस वेस्पर थ्योरी भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर जो है, वह एक दूसरे को रिपेल इस तरीके से करता है कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सके। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी आप पढ़े होइएगा क्लास 11। सेम चीज, अब ये जितने नियर बाई होंगे ये एक दूसरे को ढकेलना चाहेगा। अब ये हो क्या रहा है कि 60 डिग्री है और ये बॉन्ड जो है इससे जुड़ा हुआ है, बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, इनमें रिपल्सन का काम ज्यादा होगा। लेकिन ये क्या है, रिपेल कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो बॉन्ड किससे जुड़े हैं? अगेन फास्फोरस से जुड़े हैं। लेकिन रिपल्सन का तो काम होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने के चलते ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इनमें तनाव आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है। और इसी स्ट्रेन के चलते यह मोर रिएक्टिव होते हैं। इतना ना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि जितने भी नॉन सॉलिड है उन सब में व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। व्हाई? ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर। और करोड़ों बार ये सवाल पूछा, बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई में पूछता है, व्हाई व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। जवाब हमको समझ में आपको आ गया। देखिएगा और सब बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, 105 डिग्री, 160 डिग्री। एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बॉन्ड के। यदि एकदम बॉन्ड, मान लीजिए हम कह दें कि यह एक कोई एटम है और एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इसके बीच में 15 डिग्री का बॉन्ड एंगल, संभव ही नहीं है। ये बॉन्ड जो है एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों करेगा? ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बाबू, दोनों निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और यूनिवर्सल ट्रूथ रूल है कि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे को रिपेल करेगा। बात समझ में आ गई? तो इस बात को आप निश्चित याद रखिएगा, वाई व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर। इसके एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर के कारण लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। ठीक, अब आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं वह है रेड फास्फोरस। ठीक, रेड फास्फोरस। अब चलिए रेड फास्फोरस की हम बात कर लें। रेड फास्फोरस की ये बात थोड़ा सा वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम था, इसके चलते ये बात आई थी। अब बात आती है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस हम रेड कलर से इसको दिखा रहे हैं क्योंकि रेड फास्फोरस है। रेड फास्फोरस, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन की यदि हम बात करें, प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाई, रेड फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाई व्हाइट फास्फोरस, प्रिपेयर्ड बाई व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस से यह प्रिपेयर्ड किया जाता है, यानी व्हाइट फास्फोरस को हीट किया जाता है, गर्म करते हैं 737 केल्विन टेम्परेचर पर इन इनर्ट एटमोस्फियर। इनर्ट एटमोस्फियर, इनर्ट का मतलब समझते हो निर्वात, माने वहां हवा वगैरह नहीं होना चाहिए। इन इनर्ट एटमोस्फियर, इन इनर्ट एटमोस्फियर। ठीक है, तो ये बनता है
रेड फास्फोरस। क्या बनता है? रेड। When white phosphorus is heated at 573 Kelvin temperature in inert atmosphere, red phosphorus is। यानी अब एक बात याद रखना, व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बनता है और रेड फास्फोरस से ब्लैक फास्फोरस बनता है। एकदम कंटिन्यूअस ये चेन है, कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, अब एक रेड फास्फोरस के बारे में हम आपको बात बता दें कि रेड फास्फोरस को आप देखे होइएगा, कहेगी सर रेड फास्फोरस कहाँ? आप एकदम पर डे सब कोई देखता है, दिन भर में 3 बार 4 बार देखता है। माचिस का तीली देखा है? मैच बॉक्स का जो मैच स्टिक तो देखा होगा, माचिस के तीली। ये जो माचिस का तीली जिसको हम कहते हैं, तो इस माचिस के तीली पर ऐसे रेड कलर का आपको एक केमिकल नजर आता होगा, सबस्टांस नजर आता होगा, यही आपका रेड, यही रेड, यही रेड फास्फोरस। ठीक है, यही रेड फास्फोरस, इसका यूज आप करते हो रेड फास्फोरस। चलिए, तो कहां पाया जाता है ये भी आपने देखा, माचिस के तीली का जो व्हाइट पार्ट है, रेड पार्ट होता है जिससे हम जलाते हैं। अब इसका जरा प्रॉपर्टी देख ले, तो आप इसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है, ये माचिस का तीली का रेड भाग जो है, माचिस का तीली का रेड भाग जो है, यही आपका रेड फास्फोरस है। तो अब यदि इनके प्रॉपर्टी की बात करें तो ये नॉन पॉइजनस है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक यानी जहरीला नहीं। ठीक है, इनसोलेबल इन वाटर, इनसोलेबल इन वाटर as well as also insoluble in कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में भी है इंसोलेबल। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है इसके लिए वह है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, पॉलीमर के रूप में पाया जाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। पॉलीमेरिक फॉर्म एक चैप्टर आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक में, पॉलीमर, पॉलीथीन का नाम सुने होइएगा, प्लास्टिक का नाम सुने होइएगा, पीवीसी पाइप का नाम सुने होइएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे क्या है? पॉलीमर है। उसी तरीके से पॉलीमर तो और भी है, आपको सेलुलोज भी पॉलीमर है ना, ये बायोपॉलीमर कहा जाता है इसको। पॉलीमर शब्द आपको, पॉलीमर मतलब छोटे छोटे यूनिट मिलकर के बड़ा यूनिट बनाता है। छोटे यूनिट को आप मोनोमर कहते हो, बड़े यूनिट को पॉलीमर कहते हो। माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर। ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब होता क्या है कि अभी आपने देखा कि फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड होते हैं, तो अब ये 3 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए P4 बना दे। देखो याद रखना, फास्फोरस जो है डबल बॉन्ड नहीं बनाता है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आता है ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, ऑर्बिटल का साइज बढ़ने के चलते ओवरलैप तो करता है लेकिन इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होता। इसलिए पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, अब कहिएगा कि सर N2 तो बना, P2 काहे नहीं बना? P2 बन जाना चाहिए। देखिए यहां पर फास्फोरस का साइज बड़ा, उस पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहते। फास्फोरस का साइज बड़ा होने के चलते सिग्मा बॉन्ड तो बन जाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है ना, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाया जाए। ये हो गया। अब क्या होता है कि ये दूसरा रूप है, दूसरा है। अब यहां पर पॉलीमर जब बनाता है, ये करता क्या है कि यह एक बॉन्ड जो है, ये बीच वाला एक बॉन्ड जो आप देख रहे हो, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है और ऐसे पॉलीमर बना देता है। फिर इसी तरीके से आगे यह जाएगा, आगे, ठीक है, आगे।
दिस इज पॉलीमर, एक यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, इसको आप मोनोमर कहोगे, इसको क्या बोलोगे, मोनोमर। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ये सवाल आपको पाया जाता है। अब इसका यूज के बारे में बात करें तो अभी आपने कहा कि मैच स्टिक जो होता है, मैच स्टिक जो होता है इसमें पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है, मैच स्टिक जो है इसमें पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, फायरवर्क, पटाखा उठाखा में भी इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो नॉन टॉक्सिक होता है, तो आप टॉक्सिक रहता तो कोई माचिस के तीली में उसका उपयोग करता है। हाँ, लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। याद रखना है कि यह व्हाइट फास्फोरस से लेस रिएक्टिव तो भी है। आप एक माइनर सा फ्रिक्शन कर देते हो, घर्षण कर देते हो तो आग लग जाता है। रिएक्टिव तो भी है बट लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस से यह लेस रिएक्टिव। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की। तो ब्लैक फास्फोरस के लिए हम क्यों ना कलर ब्लैक कर दें, तो ये हो गया आपका ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस, ठीक है, ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक थोड़ा सा लिखने में, यहां ब्लैक हम लिख भी देते हैं पुनः एक बार, ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। अब ये ब्लैक फास्फोरस क्या है बाबू, तो ब्लैक फास्फोरस जो है इसका प्रिपरेशन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं करता है। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो ये ब्लैक फास्फोरस दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस और एक होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस और एक होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस की यदि हम बात करें, अल्फा ब्लैक फास्फोरस की बात करें, तो ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस ये बनता कैसे है, तो रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस से बनता है, रेड फास्फोरस को। सिमिलरली रेड फास्फोरस को हम 403 केल्विन टेम्परेचर पर अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, तो रेड फास्फोरस को आप हीट करते हो 403 केल्विन टेम्परेचर पर अंडर हाई प्रेशर, ये बनता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, और सिमिलर यदि आप रेड फास्फोरस हीट करते, गर्म करते 823 केल्विन टेम्परेचर पर, ये बनता है बीटा फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस से कोई खास क्वेश्चन नहीं होता है आपका, बस इसका प्रिपरेशन के बारे में आपको जान लेना है। ठीक है, प्रिपरेशन के बारे में जान लेना है कि कैसे इसको प्रिपेयर्ड हम करते हैं, ये बात हो गई फास्फोरस की। ठीक है, तो इसका जो ये होता है बीटा 473, ये आपको बीटा का टेम्परेचर होता है 473 केल्विन टेम्परेचर, और अल्फा का होता है 823 केल्विन टेम्परेचर, अल्फा का 823 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि व्हाइट से रेड बनता है और रेड से ब्लैक बनता है। व्हाइट को हम गर्म करेंगे तो रेड बनेगा, रेड को गर्म करेंगे तो ब्लैक। बस ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक और क्वेश्चन यहां से करता है, स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इससे एक क्वेश्चन होता है, इसको भी आपको हम बता दें, स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, इसके स्ट्रक्चर से भी सवाल करता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वगैरह कभी पूछ देता है कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इसके स्ट्रक्चर से सवाल करता है। एकदम इसका इजी स्ट्रक्चर होता है,
या कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ देता है P4O10 का। एकदम इजी सिंपल कंसेप्ट यदि है आपके पास कि फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होता है, काम हो जाएगा। सुनिए, तो P4O10 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आप P4 का स्ट्रक्चर बना दिए। तो अभी ना आपने कहा कि गुरुजी P4 का स्ट्रक्चर है मेरा P, फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड 1 2 एंड 3। ठीक है बाबू, अब चूंकि एक फास्फोरस का 3 बॉन्ड हो गया तो सबको हम 3 करें, तो एक है ऑलरेडी, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इनके पास 2 हो गया तो एक और करोगे तो 3 हो गया। एक इसका हो गया P4 का एंगुलर स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर। अब 10 को यहां पर ऑक्सीजन जोड़ना है, देखिए आसानी से 10 को ऑक्सीजन जोड़ सकते हो। अब चूंकि फास्फोरस जो है वह 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो डी ऑर्बिटल इसका पार्टिसिपेट करता है, जंपिंग वगैरह होगा, तो यहां पर आप PCl5 बनता है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी टेक पार्ट इन केमिकल संभव है। तो अब 10 ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहां जोड़ दीजिएगा। डब ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 2, तो 2 यहां हो। सेकेंड ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन, इनके बीच में एक ऑक्सीजन, इनके बीच में एक ऑक्सीजन, इनके बीच में एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इनके बीच में और एक ऑक्सीजन इनके बीच। देखिए कितना आसान हो गया। तो 4 अभिन्न, 4 1 5 6 7 8 9 10। This is a structure of P4O10. This is a structure of phosphorus pentaoxide. अब एक आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, एक होमवर्क है आपके लिए कि P4O10 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले क्लास में हम क्लियर कर देंगे, आपके सामने नजर भी आ रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मास बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। ये सवाल नीट वगैरह में पूछा है कि P4O10 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना बिल्कुल आसान काम है। P4 को लिख दीजिए और चारों फास्फोरस से 4 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और सारे बॉन्ड के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, बन गया P4O10, बन गया P4O10। बात समझ में आई? तो आप कमेंट सेक्शन में ये होमवर्क आपको हम दिए हैं, इसका जवाब हमको जरूर चाहिए। ये सवाल पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं इन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस की बात पूरी हुई। अब कल के क्लास में हम आपको फॉस्फीन के बारे में बताएंगे। फॉस्फीन PH3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप जरूर उसको फॉलो करें, जरूर उसको ऑब्जर्व करें। धन्यवाद।